जंगल में कड़ाके की सर्दी छाई हुई थी। ठंडी हवा इतनी तेज चल रही थी कि हर चीज को जमाने का एहसास होता था। वहीं एक गर्म घर में रीमा चिड़िया अपने 2 बच्चे गुड़िया और कुकू के साथ बैठी थी। मेरे बच्चों, ये बर्फबारी तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही। देखो, कितने दिनों से एक बार भी सूरज नहीं निकला। हमारे घोंसले के बाहर जमी हुई बर्फ ऐसे लग रही है जैसे किसी ने पूरे जंगल पर सफ़ेद कंबल डाल दिया हो। और मेरा दिल कह रहा है कि अगर ये मौसम ऐसे ही रहा तो खाना भी खत्म हो जाएगा। मम्मा, सिर्फ सर्दी नहीं लग रही, मुझे डर भी लग रहा है। आप कहती थी कि जंगल हमेशा जिंदा, खुश और गर्म रहता है, पर आज तो हर चीज चुप है, जैसे कोई सो गया हो। बेटा, मौसम कभी कभी जंगल को आजमा लेता है। ये सर्दी भी एक इम्तिहान है। हमें हौसला रखना है, समझदारी से रहना है और हिम्मत नहीं हारनी। मम्मा, क्या बर्फ हमेशा ऐसे ही गिरती रहती है और हम हमेशा ऐसे ही घोंसले में छुपते रहते हैं? मुझे समझाओ ना। नहीं गुड़िया, बर्फ हमेशा नहीं रहती। कुदरत हर मौसम के साथ हमें एक पैगाम देती है, बस सब्र रखो। कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी रीमा चिड़िया के पड़ोसी थे। पति जी, कैसी जबरदस्त सर्दी पड़ रही है। मैं तो सर्दी से थर थर कांप रही हूँ। हाँ लूसी, सर्दी तो वाकई कड़ाके की है। शुक्र है हमारा घर मजबूत और गर्म है। आज की बर्फीली हवा तो किसी को भी नहीं छोड़ती। खैर छोड़ो ये सब। और उसी जंगल में गोरी कौवी और कालू कौवा भी रहते थे। कालू जी, पता नहीं ये बर्फ कब रुकेगी। घर में अनाज भी तकरीबन खत्म हो चुका है। हाँ गोरी, पर हम क्या कर सकते हैं, बाहर तो बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। इसी दौरान एक बूढ़ी फाख्ता माँ कालू और गौरी के घर पर आती है। वो बर्फ में भीग रही थी और मदद की आस लिए दरवाजा खटखटा रही थी। लगता है कोई हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हाँ चलो चलते हैं, देखते हैं कौन आया है। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे किसी चिड़िया का घोंसला टूट गया हो। ए बुढ़िया, कौन हो तुम और हमारा दरवाजा क्यों खटखटा रही है? क्या कोई मुझे थोड़ी देर के लिए पनाह दे सकता है? मेरे पंख जम चुके हैं और हड्डियां बिल्कुल ठंडी हो गई हैं। बस थोड़ी सी गर्मी चाहिए। अगर नहीं तो मैं आगे चली जाऊंगी, लेकिन अभी वाकई मदद चाहिए। नहीं नहीं, हम तुम्हें अपने घर नहीं रख सकते। आज पनाह मांगोगी, कल अनाज मांगने आ जाओगी। मेहरबानी करके यहाँ से चली जाओ। हमारे पास इतना नहीं कि सबको बांटते फिरे। कालू और गौरी जानबूझकर उसे भगा देते हैं। बूढ़ी फाख्ता माँ मजबूर होकर वहां से उड़ जाती है और रीमा चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। माँ जी, आप इस हाल में, इतनी सर्दी में बाहर? चिड़िया बेटा, मेरी मदद करो। मैं बूढ़ी फाख्ता हूँ, अकेली इस कड़ाके की सर्दी में कांप रही हूँ। मेरे पैरों पर बर्फ जम गई है और हड्डियाँ भी सिमट गई हैं। क्या आप मुझे अपने घर में थोड़ी देर के लिए पनाह दे सकती हैं? बस चंद लम्हों के लिए। ये क्या कह रही हैं आप? हम पक्षी हैं, एक दूसरे का सहारा ना बने तो जंगल कैसे जिंदा रहेगा? आइए अंदर। चिड़िया बेटा, तुमने इतनी सर्दी और मुश्किल में मेरी मदद की। बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। ये कौन है? इनके पर क्यों जमे हुए हैं? क्या ये बहुत दुखी है? हाँ बेटा, ये थक चुकी हैं, डरी हुई है और इन्हें हमारी मदद चाहिए। आप बैठे, मैं अभी गर्म टहनियाँ और कंबल लाती हूँ। रीमा के पास एक ही पुराना कंबल था। वो उसे बूढ़ी फाख्ता को दे देती है। थोड़ी देर बाद तूफान की वजह से रीमा का घोंसला जोर जोर से हिलने लगता है। रीमा चिड़िया का घोंसला भी बर्फबारी की वजह से टूट जाता है। पता नहीं किस बेचारे का घर इस तूफान की लपेट में आ गया होगा। आवाज़ तो मुझे भी आई है, मगर खिड़की से कुछ नज़र नहीं आ रहा। सब कुछ बिल्कुल धुंधला है। पता नहीं लूसी। गोरी, लगता है चिड़िया का घोंसला टूट चुका है। इसीलिए कह रही थी, इसका घोंसला कमजोर था। ऊपर से उसने उस बुढ़िया को भी अपने घर में जगह दे दी। लो जी, और करो भलाई और करो सबकी मदद। जिसके अपने घोंसला बुनियाद ही डगमगाती हो, वो दूसरों को आश्रय नहीं दिया करते। वक्त के साथ साथ ये चिड़िया पागल होती जा रही है। कालू और गौरी
जानबूझकर रीमा का मजाक उड़ाते हैं, उसकी परेशानी पर हंसते हैं। रीमा ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है। रीमा कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी के घर पहुंचती है। लूसी बहन, मेरी मदद करो। मेरा घोंसला बर्फ के तूफान में टूट गया है। मुझे अपने घर में पनाह दे दो। ओहो रीमा, तो वो तुम्हारे घर के गिरने की आवाज थी। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वे सब अंदर आ जाते हैं। तुम सभी यहाँ बेफिक्र होकर रहो, जितने दिन चाहो हमारे पास ठहरे रहो। यहाँ तुम पूरी तरह महफूज हो। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। चलो रीमा, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। हमारा साथ यहीं तक था। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये बर्फीला जादुई मोती है। मैं तुम्हें ये बर्फीले मोती देती हूँ। ये छोटे लग सकते हैं, लेकिन यकीन करो, इनमें कुदरत की रोशनी छुपी है। वक्त आएगा, ये मोती तुम्हारे लिए घर की गर्मी और रोशनी बन जाएंगे। बस याद रखो, नेकी कभी जाया नहीं जाती, और जो दिल से दी जाए वो हमेशा लौट कर आती है। बूढ़ी फाख्ता रीमा को बर्फ का एक जादुई मोती देती है और वहां से चली जाती है। मम्मा, सिर्फ एक मोती? ये छोटा सा मोती कैसे हमारी मदद करेगा? हमें तो नया घर चाहिए, गर्म जगह चाहिए, बर्फ से बचाव चाहिए। हाँ बेटा, ये जादू नहीं, ये नेकी का सिला है। गुड़िया, नेकी हमेशा शक्ल से नहीं पहचानी जाती। कभी कभी सबसे छोटी चीज़ में कुदरत सबसे बड़ा करिश्मा छुपा देती है। हमने माँ जी की मदद की, कुदरत हमारी मदद करेगी। बस देखते रहो। जैसे ही रीमा वो जादुई मोती जमीन पर गिराती है, एक करिश्मा होता है। एक शानदार, खूबसूरत 3 मंजिला बर्फ घर लम्हों में तैयार हो जाता है। ये मंजर देखकर सब हैरानी से हक्का बक्का रह जाते हैं। रीमा, उसके 2 बच्चे कबूतर और लूसी उस जादुई 3 मंजिला बर्फ घर में हमेशा के लिए रहने लगते हैं। लेकिन उधर दूसरी तरफ कालू और गोरी का घर भी उसी तूफान में टूट चुका होता है। अब वो दोनों रीमा के घर को गुस्से, जलन भरी नजरों से देख रहे होते हैं। यही होता है गुरूर का अंजाम। वो कालू कौवा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी गौरी कौवी को कभी इस बात पर विश्वास न आता। वो हर समय ही अपने पति से लड़ाई करती रहती और हर समय उसे छोड़कर मायके चले जाने का कहकर डराती थी। मैं अब इस तिनकों के घर में नहीं रह सकती। जंगल में कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। अगर कल तक तुमने मुझे पक्का लकड़ियों का घर ना लेकर दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। सुनो गौरी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। प्लीज मुझे छोड़कर ना जाना। मैं कल ही आपको पक्का लकड़ियों का नया घर ले दूंगा। फिर दूसरे ही दिन कालू कौवा अपनी पत्नी के लिए पक्का लकड़ियों का घर खरीद लेता है। अब तो खुश होना गौरी। अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैंने बहुत मेहनत से यह घर खरीदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। लो, अब जाओ और मेरे लिए मिठाई लेकर आओ। कालू कौवा चुप करके कोई बात किए बिना वो अपनी पत्नी के लिए मिठाई लेने चला जाता है। जो भी कर लो कालू, एक ना एक दिन तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली ही जाएगी। वो दिन कभी नहीं आएगा। एक ना एक दिन मेरी पत्नी को मेरे प्यार पर विश्वास आ ही जाएगा। शायद वो दिन तुम्हारे मरने के बाद ही आएगा। शायद अगर मुझे अपनी पत्नी के लिए मरना भी पड़ा तो मैं मरूंगा। गौरी कौवी हर समय अपने पति को आजमाती थी। आज अगर वो सामने वाली झरने के पानी में सांस रोककर तैर कर दिखाओ तो फिर मैं मानूंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। ये झरना क्या, मैं तो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए नदी में भी कूद जाऊंगा। झरने में पानी के अंदर जाता है और उसे तैर कर दिखाने लगता है। वहां बैठी हुई गोरी कौवी अपने पति को देखकर जोर जोर से हंस रही थी। कालू कौवा बहुत मुश्किल से पानी से बाहर निकलता है। मैंने तो सोचा था कि तुम डूब जाओगे, तुम तो बच गए। अगर मेरी पत्नी मुझे डूबता हुआ देखकर खुश हो रही है तो मैं फिर से इस झरने के पानी में डूब जाता हूँ। मैं तो मजाक कर रही थी। एक शाम गोरी कौवी पहाड़ों पर बैठी हुई थी कि वहां एक चील आ जाती है। गोरी, आजकल के पति कुछ ज्यादा ही खराब हो गए हैं। मेरा पति तो ठंड में भोजन लेने नहीं जाता। मैं तो अपने पति को बहुत डरा कर रखती हूँ। मुझसे ज्यादा नहीं,
मैं अपने पति को हर समय डांटती रहती हूँ, परंतु मेरा पति तो फिर भी मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर देखते हैं। तुम कल अपने पति से कहना कि तुम उसके पंख काटना चाहती हो, फिर देखना कैसे दिल बदल लेता है वो। ऐसा नहीं है, मेरा पति तो मेरे कहने पर अपने पंख भी काट देगा। ऐसा ही होता है। दूसरे दिन ही गौरी अपने पति कालू कौवे के सामने रोने का नाटक करती है। गौरी, मैं आपके कहने पर सब कुछ करता हूँ, लेकिन आप फिर भी खुश नहीं होती हो। क्यों रो रही हो? मैं देखना चाहती हूँ कि तुम पंख के बिना कैसे लगते हो। क्यों? क्या मतलब? मैं फिर मानूंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो अगर तुम मेरे कहने पर अपने पंख काट दो। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी झरने पर चली जाती है। वहां उसे रोती हुई रीमा चिड़िया मिलती है। चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? गोरी, मेरे पास सब कुछ है। घर है, मेरी बेटी है, खाना है, मैं स्वस्थ हूँ, परंतु मेरा पति नहीं है। मुझे अपने पति के बिना पूरा जंगल सूना सूना लगता है। मेरा पति तो मुझे इतना प्यार करता है, लेकिन मैंने कभी भी उससे हंसकर बात नहीं की। मेरा पति जब जिंदा था तो मैं भी ऐसा ही करती थी, अपने पति का कहना भी ना मानती थी। जब वो मर गए तो फिर मुझे पता चला कि पति के बिना जीना कितना मुश्किल है। वो अपनी जान को दुखों में डालकर हमें खुश रखते हैं। वो सब काम हंस कर करते थे, कभी गुस्से में ना आते थे। ये सब सुनकर गौरी लंबी सांस लेती है और अपने कालू के बारे में सोचती है। वो तुरंत वहां से अपने घर के लिए उड़ती है। रास्ते में जाते हुए चिड़िया की बातें गौरी के कानों में गूंज रही थीं। आज से मैं अपने पति से कभी लड़ाई नहीं करूंगी। गौरी घर पहुंचती है। कालू जी, मुझे माफ कर दो। आज चिड़िया की बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं मान गई, मैं जान गई कि आप ही से मेरी जिंदगी है। फिर गौरी की नजर पास में पड़े कालू के कटे हुए पंखों पर जाती है। देख लो गौरी, मैं पंखों के बिना कैसा लगता हूँ। आप देखना चाहती थी ना। समय गुजर चुका था। गौरी अपनी कही बातों और किए कामों पर बहुत पछता रही थी, लेकिन समय लौटकर नहीं आने वाला था। उस दिन के बाद से गौरी अपने पति से बहुत प्यार करने लगी थी।